हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडी विद सुशांत में स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में क्लास 10th के इकाई 2 के समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित सभी अतिलघुतरीय, लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उनके उत्तर क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथों में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्र के संसाधनों पर पूंजीपतियों का दबदबा कायम होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें का, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 9 जनवरी 1905 को आम किसान, गरीब मजदूर तथा असहाय लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ रूस के राजमहल की ओर जा रहा था। जार को लगा कि ये लोग राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं, इसलिए जार ने बिना कुछ सोचे समझे उन निहत्थे गरीब लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। क्योंकि यह दिन रविवार था, इसलिए इतिहास में इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक समर्थकों ने तत्कालीन केरेंस्की सरकार का तख्तापलट कर दिया। पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर के अनुसार यह माह अक्टूबर का था, इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति में बोल्शेविक समर्थकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम किसान, मजदूर तथा गरीब लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग के पक्षधर थे। चलिए बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, क्रांति के से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर देखते हैं। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। किसानों की हालत अत्यंत दयनीय थी। अब बढ़ते हैं लघुतरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कई कारण थे, जिनमें से 2 प्रमुख निम्नलिखित हैं। बढ़ते हैं इनके टॉपिक की ओर। पहला है, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। 1917 ईस्वी के पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था, जिसके सम्राट को जार कहा जाता था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी। इन सब के बावजूद जार अपनी निरंकुश नीति से बाज नहीं आ रहा था, जो क्रांति का कारण बना। चलिए बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट है, कृषकों की दयनीय स्थिति। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न के दोनों पॉइंट को देखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूसीकरण की नीति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसी क्रांति से पूर्व रूस में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जो विभिन्न जाति धर्म से आते थे तथा अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। उनका रहन सहन, खान पान एवं रस्मों रिवाज अलग अलग था। परंतु रूसीकरण की नीति के तहत जब जार ने इन लोगों पर एक समान भाषा तथा संस्कृति थोपने का प्रयास किया, तो अल्पसंख्यकों में इससे संशय का माहौल बनना शुरू हो गया। इस प्रकार आगे चलकर रूसीकरण की नीति भी क्रांति का एक कारण बना। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित तथा साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद की चरम परिणति थी। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र के संसाधनों पर समाज के सभी वर्ग के लोगों का एक समान अधिकार दर्शाती है। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद रूस में समाजवादी व्यवस्था कायम की गई, जबकि उस समय अधिकतम यूरोपीय देशों में पूंजीवादी व्यवस्था थी। इस प्रकार रूस में पहली बार साम्यवादी व्यवस्था लागू किया गया, जो एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद रूस में जारशाही व्यवस्था का पतन हुआ तथा एक नई आर्थिक व्यवस्था साम्यवाद लागू किया गया। उस समय सत्ताधारी पार्टी का मुखिया लेनिन ने देखा
कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना अर्थात एक संपूर्ण पूंजीवादी विश्व से टकराना होगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए सन 1921 ईस्वी में लेनिन ने समाजवाद एवं पूंजीवाद के बीच का एक रास्ता निकाला तथा किसानों और मिल मालिकों के पक्ष में कई नीतियां लागू की, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया। क्योंकि नई आर्थिक नीति में मार्क्सवादी सिद्धांतों से हटकर भी कई कदम उठाए गए थे, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। 5वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था। रूसी जार का युद्ध में शामिल होने का एकमात्र कारण यह था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझी रहे। रूसी सेनाओं के पास न तो अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा। इस प्रकार युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। रूसी सेना युद्ध हारने के बाद जब अपने फटेहाल अवस्था में वापस लौटी तो जनता को सम्राट का विश्वासघात समझ आ गया, जो रूसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारक बना। अब बढ़ते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की ओर। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की विवेचना करें। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लिया जाए। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की एक नहीं बल्कि कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। इसको देखते हैं। 1917 ईस्वी के पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था, जिसके सम्राट को जार कहा जाता था। सन 1894 ईस्वी में जार निकोलस सम्राट की गद्दी पर बैठा, जो निरंकुश एवं अयोग्य था। इससे जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, जो आगे चलकर क्रांति का कारण बना। दूसरा टॉपिक इसका है कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था तथा वे कर के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। तीसरा देखते हैं मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु मजदूरी काफ़ी कम मिलती थी। मजदूरों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार भी किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। चौथा इसका पॉइंट है रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, जहां मुख्य रूप से स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त यहाँ फिन, पोल, जर्मन तथा यहूदी भी अल्पसंख्यक थे। इन लोगों का अपना अपना भाषा तथा रस्म रिवाज था, परंतु रूसीकरण की नीति के तहत जब इन लोगों पर एक समान भाषा तथा संस्कृति लादने का प्रयास किया गया तो अल्पसंख्यकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो आगे चलकर क्रांति का कारण बना। उपरोक्त कारणों के अलावा क्रीमिया का युद्ध, औद्योगिकरण की समस्या, जापान से पराजय, रूस में मार्क्सवादी व्यवस्था का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का उदय और तत्कालिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध रूस की पराजय का जो है कारण थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नई आर्थिक नीति क्या है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में रूस में सरकार का गठन किया और साम्यवादी सिद्धांत को लागू किया। लेनिन ने देखा कि जनता पूरी तरह से इस सिद्धांत से संतुष्ट नहीं है, फिर भी तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना था। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कुछ हद तक समझौता करके लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया। नई आर्थिक नीति की निम्नलिखित प्रमुख बातें थीं। चलिए इनकी बातों को देखते हैं। पहला, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज जो है अब किसानों का था और वे इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा पॉइंट है, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों को दे दी गई। तीसरा टॉपिक है 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। चौथा है उद्योगों का विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट भी दी गई। पांचवा टॉपिक है विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। छठा है व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। तथा आठवां है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। चलिए इसके प्रभाव को देखते हैं। सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के अनेक प्रभाव पड़ा, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला प्रभाव है इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता में जो है सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया।
दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व तथा पूंजीवादी विश्व। तीसरा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। चौथा टॉपिक है रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक नियोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूस के इस मॉडल को अपनाया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवादियों के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। पांचवा टॉपिक है रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्त को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन भी प्रदान किया था। चौथा प्रश्न है कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। इसके आंसर देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स ने बॉन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 में उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक पटल पर मॉन्टेस्क्यू और रूसी के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंजल्स से हुई। एंजल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के काम एवं उनके कार्य की दशाओं पर गहरा विचार करना प्रारंभ किया। मार्क्स ने एंजल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए जो निम्नलिखित हैं। चलिए उनके सिद्धांतों को देख लेते हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा है राज्यविहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। यूटोपियन का अर्थ स्वप्नदर्शी होता है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम व्याख्याता सेंट साइमन था, जिसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बजाय मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। उनका यह भी कहना था कि लोगों को गरीबों के नैतिक एवं भौतिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार काम तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन देना चाहिए। आगे चलकर यही वाक्य समाजवाद का मूल नारा बन गया। एक अन्य विचारक चार्ल्स फॉरियर था, जो आधुनिक औद्योगिक कार्य का विरोधी था। इसके अलावा फ्रांसीसी चिंतक लुई बला था, जिसने राजनीति में भी भाग लिया। उसका मानना था कि आर्थिक सुधार तो हो, लेकिन उसके पहले राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक रॉबर्ट ओवन था, जिसने स्कॉटलैंड में एक कारखाना लगा रखा था। उसने अपने कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं तथा वेतन दिया। इन सब के बावजूद उसने पाया कि उसका मुनाफा बढ़ गया। इस प्रकार उसने माना कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर से संबंधित सभी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरों को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।